ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे सिर्फ बात पते की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। टर्की और सीरिया में सदी के सबसे भयंकर भूकंप से भारी तबाही हुई। अब तक करीब 1300 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने के साथ ही 3000 घर भी जमींदोज हो गए हैं। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद अडानी मुद्दे पर सियासी बवाल जारी है। जेपीसी से जांच कराने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे से दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा, जबकि कई जगहों पर सड़कों पर भी प्रदर्शन हुए। बिहार में दिन ब दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था की कई तस्वीरें सामने आई हैं। छपरा में मारपीट से 2 लोगों की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए, तो एक और मामले में समस्तीपुर में एक दारोगा की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। जाति को लेकर मोहन भागवत के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्षी दलों ने भागवत के बयान को मुद्दा बनाया तो आरएसएस को पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। एक के बाद एक भूकंप के तेज झटकों ने टर्की को दहला दिया और चंद मिनटों में विनाशकारी भूकंप ने टर्की के शहरों को खंडरों में तब्दील कर दिया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। दक्षिण पूर्व टर्की में भूकंप के तेज झटके सुबह के करीब 4 बजे महसूस किए गए। उस वक्त लोग घरों में सो रहे थे और विनाशकारी भूकंप के बाद उनमें से कई लोग दोबारा नहीं उठ पाए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। इससे तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन भूकंप के झटकों के बाद की हकीकत दिल दहला देने वाली थी। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो चुकी थी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इस भूकंप में जिनकी जान बच गई, उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि उस दौरान हर तरफ से आवाजें सुनाई देने लगी। Korkunç bir depremdi tabii. Her taraftan ses geliyordu. Bayağı da sürdü, yani ben tahminen 2 dakika kadar sürdü. तस्वीरें देखकर लगा जैसे शहर का नक्शा ही बदल गया हो। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई और टर्की के अलग अलग शहरों में मलबे के ढेर बन गए। इसके बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। जो लोग मलबे में दब गए थे, उन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। भूकंप से हुई तबाही में टर्की की सड़कें मलबे से घिर गई। कई जगह ऐसी थी जहां मलबे में दबे लोगों को देखा जा सकता था। टर्की में जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो कई लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। आलम यह था कि जहां जहां इमारतें धराशायी हुई थी, वहां एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी और लोगों को मलबे से बाहर निकालकर सीधे अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। विनाशकारी भूकंप के बाद अस्पताल घायलों से भर गए। सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर मलबा बिखरा दिखाई दिया, क्योंकि आसपास खड़ी इमारतें ढह चुकी थी। टर्की में भूकंप का केंद्र गाजियानतेप शहर के पास था, लेकिन 2 मिनट तक चले इन झटकों की चपेट में टर्की के बड़े बड़े शहर आ चुके थे। झटके कितने तेज और भयावह थे, ये तस्वीरें बताती हैं। घर में रखी हर चीज जैसे कांपने लगी थी। इस वक्त टर्की में जहां देखो वहीं तबाही के निशान दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्रासदी पर दुख जताया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत ने इस आपदा के बीच मेडिकल टीम के साथ साथ राहत सामग्री और एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी हैं। एनडीआरएफ के 200 जवान टर्की की रेस्क्यू टीम्स की मदद करेंगे। टर्की में सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद कई बार तेज झटके महसूस किए गए, लेकिन जमीन एक बार फिर तब दहल गई जब दोपहर के वक्त वहां एक बार फिर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने पहले से हुई तबाही को और ज्यादा बढ़ा दिया। टर्की से ड्रोन से ली गई जो तस्वीरें सामने आई, वो इतनी खतरनाक थी कि देखने वाले सहम जाएं। आसमान से नीचे देखने पर टर्की के अदाना शहर में सिर्फ मलबा दिख रहा था और बड़ी तादाद में रेस्क्यू टीम तैनात थी। मलबे को मशीनों की मदद से हटाया जा रहा था और बचाव कर्मी उसके अंदर दबे लोगों को तलाश कर रहे थे कि शायद किसी को बचाया जा सके। अभी टर्की जलजिले से हुई इस बर्बादी को समेटने में ही लगा था कि वहां एक बार फिर 7.5 तीव्रता का भूकंप आ गया। कई तस्वीरें ऐसी थी जिनमें इमारतें कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गई। राष्ट्रपति तैयब अर्दवान ने भी मौजूदा हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक टर्की में भूकंप से 5000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। Uluslararası yardımlar için de ülkemizde temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında. टर्की को अब तक 45 देशों ने मदद पहुंचाई है। यहाँ बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टर्की में भूकंप की वजह से आई तबाही पर दुख जताया और संवेदनाएं व्यक्त की। इस समय तुर्की में
आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। और इस वक्त तुर्की से एक और बड़ी खबर आ रही है। तुर्की में भूकंप के एक बार फिर से तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6 बताई जा रही है और एक बार फिर से कांपा है टर्की। ये आज के दिन में ही तीसरी बार ऐसा है कि इस देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले दोपहर में 7.5 तीव्रता का झटका महसूस किया गया था। उससे भी भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई थी और आज सुबह टर्की दहल उठा था भूकंप से, जब रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का भूकंप का पहला झटका यहां लोगों ने महसूस किया था। फिलहाल भूकंप से हुई तबाही में कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन 7.8 तीव्रता वाला ये भूकंप सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी तबाही का सबब बन गया। सीरिया से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। भूकंप के बाद रेस्क्यू में जुटी टीम ने भूकंप में तबाह हुई इमारत से एक मासूम बच्चे को जिंदा बाहर निकाला। मलबे में दबने से बच्चा घायल हो गया था। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। टर्की के बॉर्डर से सटे उत्तम पश्चिम सीरिया में भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई है जैसे बड़े विस्फोट के बाद इमारतें धराशायी हो गई हों। सीरिया के अजाज, अलेपो जैसे शहरों में हर तरफ मलबा नजर आ रहा था, जिसे हटाने के लिए मशीनें तैनात की गई थी और राहत बचाव कर्मी लोगों को बाहर निकाल रहे थे। इस भूकंप में सैकड़ों लोग घायल हो गए और सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि विनाशकारी भूकंप के झटके मिस्र से लेकर साइप्रस, जॉर्डन में भी महसूस किए गए। साल 1999 में भी टर्की ने ऐसा ही भयानक भूकंप देखा था, जिसमें करीब 18,000 लोगों की मौत हुई थी। कैंसर की बीमारी का वक्त पर पता चल जाने पर 80% मामलों में इलाज के जरिए मरीज की जान बचाई जा सकती है, लेकिन अगर बीमारी की पहचान में देरी हो तो फिर ज्यादातर मामलों में जान नहीं बचाई जा सकती। इसी वजह से एम्स और IIT दिल्ली ने ओरल कैंसर की जांच के लिए फ्लोरेंस टेस्ट का इजाद किया है, जिसके लिए एक डिवाइस बना ली गई है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रे की मदद से मुंह की जांच की जाती है और मिनटों में पता चल जाता है कि मरीज को कैंसर है या नहीं। बताया गया कि इस डिवाइस के पहले फेज का ट्रायल सफल रहा, जिसमें 40 मरीजों की जांच के नतीजों से उत्साहित टीम ने दूसरे फेज का ट्रायल अब शुरू कर दिया। देश में ओरल कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच इस पहल से नई उम्मीद जगी है। बिहार के छपरा में सुशासन के दावे की पोल खुली, जहां मारपीट की घटना के बाद एक इलाके में धारा 144 लागू करने की नौबत आ गई। आरोपों के मुताबिक छपरा के मुबारकपुर गांव में 3 युवकों को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया और इस पिटाई की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। और ऐसा है तो इसकी वजह ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जिसमें किसी जगह पर 3 लोगों को बर्बर तरीके से पीटा गया। लकड़ी के टुकड़ों से पूरी ताकत से हुई इस पिटाई में 2 लोगों की मौत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, जबकि एक शख्स को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल दहलाने वाली इस मारपीट का वीडियो वायरल होते देर नहीं लगी। इसके साथ ही इसी घटना से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग बांस लेकर कुछ लोगों पर बर्बरता से हमला करते दिखे। बीच सड़क पर हुई इस मारपीट में कई इस कदर जख्मी दिखे जो बचाव के लिए अपने पैरों भर भागने तक की स्थिति में नहीं थे। पिटाई करने वालों में स्थानीय मुखिया के पति विजय यादव और उनके समर्थक बताए गए। जैसे ही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया और पीड़ितों के समर्थन में कई लोग आरोपी मुखिया के घर की तरफ निकल पड़े और देखते ही देखते मुखिया के घर और आसपास से धुआं उठता नजर आने लगा। कुछ ही देर में घर के बाहर रखी गई चीजें राख में बदल गई। यही नहीं, लोगों के गुस्से की आग में मेन रोड से गुजरने वाले कई वाहन भी आ गए। जब हालात बेकाबू हो गए तब पुलिस की नींद टूटी और पुलिस के आला अधिकारी बड़ी संख्या में जवानों के साथ मौके की तरफ बढ़ते दिखे। मौके पर पहुंचने के साथ ही पुलिस ने आग की लपटों को बुझाना शुरू कर दिया। पुलिस के आने के बाद आसपास के लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए और कुछ देर पहले के माहौल से दहशत में आई महिलाएं बिलखती दिखीं।
बताया गया कि इस हंगामे की वजह से खौफ में आई एक महिला को हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि गुस्साई भीड़ के निशाने पर पुलिस भी आ गई। ये पूरा मामला दो जातियों के बीच के झगड़े में बदल गया। इसलिए पुलिस और प्रशासन को तनाव बढ़ने का एहसास हो गया। मामले को काबू में करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर दल बल के साथ तैनात दिखे। यही नहीं, पुलिस और प्रशासन के लोग स्थानीय लोगों से बातचीत कर हालात को सामान्य बनाने की कोशिश करते नजर आए। हत्या और हत्या के बाद गुस्से की वजह से फैली हिंसा के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही तरफ के दोषी लोगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ना ही जिन्होंने अपराध किया और ना ही जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। इस बीच समाधान यात्रा पर बिहार घूम रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आ गया, जो बरसों तक बिहार में जंगल राज खत्म करने का दावा करते रहे हैं। एक एक चीज को लोग देखते रहते हैं, हमारे सारे अधिकारी हर चीज को देखते हैं और कोई भी चीज होता है और उसके बाद जब कुछ होता है, जो भी चीज निकलता है उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो हम फिर जाके पूछेंगे। बिहार दौरे पर घूम रहे मुख्यमंत्री जो नहीं बोल पाए, वो शायद यही हो सकता है कि आग लगी छपरा में, उन्हें अभी कुछ नहीं मालूम। और इस वक्त छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। छपरा में मारपीट की घटना के जाति पर जंग जैसा रूप लेने के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 8 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए अफवाह ना फैलाई जाए, इसे ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्ष के 3-3 आरोपी शामिल हैं। लेकिन मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। तनाव को देखते हुए छपरा के मुबारकपुर इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को उचित वजह के बिना गांव नहीं जाने दिया जा रहा है। बताया गया कि मुखिया के पति से झगड़े के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और फिर ये जाति पर जंग में बदलने की कोशिश की गई। और बिहार के ही समस्तीपुर में ई रिक्शा चालक की बुरी तरह पिटाई से नाराज लोगों ने सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। दारोगा पर भीड़ के गुस्से का वीडियो वायरल हुआ तो एसपी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन जांच की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी। उससे पहले जो तस्वीर सामने आई वो सुशासन बाबू के नाम से पुकारे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन पर सवाल खड़ा करता दिखा, क्योंकि इसमें ई रिक्शा चालक बुरी तरह घायल दिखा, जिसके सिर से खून की धारा बहती दिखी। इसके बाद ई रिक्शा चालक मोबाइल फोन से वीडियो बनाने वाले को उस पुलिस वाले यानी सब इंस्पेक्टर की पहचान उंगली के इशारे से करता दिखा, जिसके बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर उमाकांत राय ने फिर से आपा खो दिया और लहूलुहान पीड़ित की दोबारा पिटाई शुरू कर दी। हालांकि सब इंस्पेक्टर मारपीट के आरोपों को नकारते दिखे। इसके बाद तो सब इंस्पेक्टर की वर्दी का नशा खुलांचे भरने लगा और फिर पीड़ित के साथ हाथापाई शुरू हो गई। जिन वर्दीधारियों पर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं में से एक का ये रूप सड़क से गुजरने वालों को हैरान करने लगा। लेकिन जब वर्दी की वजह से रौब गांठने और डराने की आदत पड़ जाए तो ये आदत आसानी से छूटती नहीं। इसलिए लोगों के सामने कमजोर तबके से आने वाले एक ई रिक्शा चालक का खुद पर होने वाला अन्याय के खिलाफ चिल्लाना सब इंस्पेक्टर को नागवार गुजरने लगा। इसके बाद तो उसके हाथ फिर से पीड़ित के गिरमाह तक पहुंचे और वो भीड़ से दूर उसे खींचकर ले जाने की कोशिश करते दिखे। ऐसे में धीरे धीरे वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया। ये बहुत जल्दी है, पुलिस की रंगदारी है, सरासरी पुलिस की रंगदारी है। इसके बाद इस हंगामे की वजह से वहां मौजूद भीड़ ने धीरे धीरे आरोपित सब इंस्पेक्टर को घेर लिया। पीड़ित ई रिक्शा चालक के साथ ही वहां मौजूद कई लोगों ने सब इंस्पेक्टर से सवाल करना शुरू कर दिया। गुस्सा बढ़ा तो भीड़ के उकसावे पर पीड़ित और आरोपी सब इंस्पेक्टर के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बात वर्दी और आन पर आई तो अचानक सब इंस्पेक्टर ने फिर से सरेआम हाथापाई शुरू कर दी, जिससे उसके सिर की टोपी गिर गई। यहाँ से हालात बेकाबू होने शुरू हुए और भीड़ ने आरोपी पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जाहिर है पुलिस का ये रवैया वहाँ मौजूद लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सब उस वक्त हुआ जब मथुरापुर ओपी में तैनात सब इंस्पेक्टर उमाकांत राय गश्त पर निकले थे। रास्ते में झिल्ली चौक के पास जैम देखकर वो वहां रुक गए और जैम हटवाने की कोशिश करने लगे। आरोप है कि पुलिस वाले अपने चिरपरिचित अंदाज में जैम हटाने की कोशिश में जुट गए।
जिसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट के इस वाक़े में वहाँ मौजूद भीड़ भी शामिल हो गई। फिर तो पीड़ित ई रिक्शा चालक ने भी वर्दी पर हाथ उठा लिया और आरोपी सब इंस्पेक्टर को सड़क पर गिराकर पिटाई शुरू हो गई। इस दौरान सब इंस्पेक्टर के साथ मौजूद सिपाही करीब करीब मूक दर्शक बने रहे। जब हालात बेकाबू होने लगे तो वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए और किसी तरह भीड़ को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करने लगे। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने दावा किया कि उसकी बेवजह पिटाई की गई। ई रिक्शा चालक के मुताबिक वो सड़क के किनारे यात्रियों को उतार रहा था। इस मामले में दोषी का पता तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, लेकिन ई रिक्शा चालकों के रवैये की वजह से जैम जैसी समस्या भी नई नहीं। वहीं यूपी के बिजनौर में अफजलगढ़ नगर पालिका के निवर्तमान चेयरपर्सन शहाना परवीन के परिवार वालों के साथ बीच सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग महिलाओं और अन्य लोगों को दौड़ा कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके का है। बताया जा रहा है कि सरेआम पिट रहे लोग बीजेपी की निवर्तमान चेयरपर्सन शहाना परवीन अंसारी के परिवार वाले हैं। शहाना परवीन ने आरोप लगाया कि पति, जेठ और अन्य ससुरालियों ने उसको बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर जब पीड़ित के परिजन पहुंचे तो उनको भी बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। अब पीड़िता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने की तहरीर दी है, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। यूपी के सीतापुर से भी एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि सरेआम पिटाई का ये वीडियो सिधौली के NH24 का है, जिसमें कुछ लोग एक शख्स की डंडे से पिटाई करते हुए नजर आए। इस दौरान युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों ने उनकी एक नहीं सुनी। वीडियो में कुछ और लोग भी नजर आए, लेकिन वो सिर्फ तमाशबीन बने रहे। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त हुई मामूली कहासुनी को लेकर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। टर्की के लिए पीएम मोदी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। 40 करोड़ लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने भूकंप से हुए नुकसान पर भी दुख जताया। देश में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की नंबर 1 क्वालिटी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हो गई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो गई है। उत्तराखंड में जमीन धंसने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग में 38 से ज्यादा घरों में दरार आ गई है। सुरक्षा के लिहाज से इन घरों को खाली कराया गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पाकिस्तान के पास अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का ही आसरा है, लेकिन IMF ने पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें मानना शहबाज सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल IMF ने पाकिस्तान से बिजली के रेट बढ़ाने और सब्सिडी बंद करने की बात कही है। ऐसे में अगर सरकार IMF की शर्तों को मानती है तो इससे देश में महंगाई बढ़ेगी। यही नहीं, IMF अगर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे भी देता है तो उससे मुसीबत कुछ दिनों के लिए टल सकती है, हमेशा के लिए नहीं। जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने को है। 4 दिन पहले यानी 2 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने बताया था कि उसके पास अब केवल 3.09 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रह गया है। 4 दिनों में इसमें करीब 30% से ज्यादा रकम खर्च हो गई होगी, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने विदेशी कर्ज की किश्त चुकाई है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का है, और हुकूमत के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त गिरते हुए जो फॉरेन करेंसी के ज़खायर हैं, जो किल्लत है खौफनाक शदीद किस्म की डॉलर्स के हवाले। अब पाकिस्तान को केवल IMF से कर्ज की उम्मीद है, लेकिन इसमें भी पेंच फंसा हुआ है। IMF ने पाकिस्तान के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 1% के बराबर करीब 900 अरब रुपए का बड़ा राजकोषीय घाटा तय किया है। इस पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है, जिससे मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है।
जबकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भीख मांगते मांगते थक चुके हैं। शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया कि अब भीख मांगने से काम नहीं चलेगा, अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पाक अधिकृत कश्मीर असेंबली को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को भीख मांगने की बुरी आदत छोड़नी होगी, जिसकी लत देश को लग चुकी है। भीख या किशकोल आगे करके नहीं, 75 साल ये मामला चलता रहा। कहीं तो आप उसकी लकीर लगाएंगे, कहीं तो आप उसको रोकेंगे। ये तब रुकेगा कि पूरी कौम एक फैसला कर ले कि हम इकट्ठे होकर हम इस भूख, इफलास, इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। हालांकि शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि भीख मांगने की आदत को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हम तकारीर करते हैं और तकारीर करके आधे घंटे बाद भूल जाते हैं कि तकरीर में मैंने क्या कहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF लगातार अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है और सरकार मजबूर है। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विदेशी कर्ज पर ज्ञान बघार रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकारी नीतियों से परेशान पाकिस्तान के व्यापारी 13 फरवरी से आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तान के व्यापारियों ने धमकी दी है कि अगर सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को पूरा करने के लिए नए सिरे से टैक्स लगाती है तो वो देशव्यापी विरोध शुरू कर देंगे। साथ ही मांग की है कि सरकार इसकी बजाय सेना के जनरलों, न्यायाधीशों और सांसदों के वेतन में कटौती करे। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक व्यापारियों के केंद्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर नए टैक्स लागू किए गए तो वे 13 फरवरी से पूरे देश में एक विरोध आंदोलन शुरू करेंगे। जो गंदुम लोगों की पहुंच से दूर हो गई, आटा पहुंच से दूर हो गया, ऐसे दालें हो जाएंगी। देखिए 6000 कंटेनर पे 48 मिलियन डॉलर जब मद में चले जाएं, शिपिंग लाइन की मद में चले जाएं, ये जाया होते हैं ना पाकिस्तान के। पाकिस्तान के व्यापारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर उनका देश खुद को दिवालिया घोषित करता है तो मुल्क का सबसे बुरा दौर होगा। आने वाला दिन खराबी होगी, तो हमारे लिए हालात ऐसे ही हैं। पहले कस्टमर का ना फ्लो बहुत ज्यादा था, सबसे मेन वजह है महंगाई। खुद क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और जो हमारे पास काम करने वाले हैं उनको क्या खिलाएंगे। IMF के कसते शिकंजे के बीच पाकिस्तान को उसके सदाबहार दोस्त चीन ने जोरदार झटका दिया। पाकिस्तान को उसके आयरन ब्रदर चीन ने बिना शर्त लोन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को कर्ज में राहत नहीं देने के चीन के फैसले के बाद इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया था कि चीन उसे 9 अरब डॉलर की मदद देगा। वहीं चीन ने श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए 2 साल की राहत दे दी है, जबकि पाकिस्तान को अब तक कर्ज में राहत का प्रस्ताव नहीं दिया है। पाकिस्तान के कुल कर्ज का 30% हिस्सा चीन ने ही दिया है। पाकिस्तान ने करीब 30 अरब डॉलर चीन से उधार लिए हैं। चीन से लिया गया ये कर्ज IMF के कुल कर्ज का 3 गुना है। पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है और डिफॉल्ट होने की कगार पर है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कहा था कि वो चीन से कर्ज में राहत की मांग करे, लेकिन चीन ने पाकिस्तान से मुंह फेर लिया। चीन अब तक CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर भारी भरकम कर्ज पाकिस्तान पर लाद चुका है, लेकिन कोविड की वजह से खुद चीन की हालत अच्छी नहीं है। यही वजह है कि वो डूबते पाकिस्तान पर और पैसे जाया नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन ऐसा पाकिस्तान के साथ ही कर रहा है। दरअसल वो दूसरे देशों को भी अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और तबाह कर देता है। चीन के कर्जदाता बनने से पहले पश्चिमी देशों ने खराब कर्ज निपटारे के लिए एक ढांचा बनाया था। कर्जदाता देश मिलकर पुरानी शर्तों पर ही भुगतान का कार्यक्रम नए सिरे से तय करते थे। कर्ज माफी को प्राथमिकता दी गई थी, जिससे पश्चिमी देशों से कर्ज लेने वाले देश बदतर हालात से बच जाते थे। लेकिन चीन पुराने नियम लागू करने से मना कर रहा है। विश्व बैंक के मुताबिक 2008 के बाद चीन ने 71 देशों के कर्ज की शर्तें बदली हैं, लेकिन उसने अपनी शर्तों पर ऐसा किया है। चीन अक्सर वस्तुओं के रूप में कर्ज की अदायगी स्वीकार करता है। कर्जदार को जो कर्ज लेकर बनाए गए बुनियादी ढांचे की आय में हिस्सा देना पड़ता है। पाकिस्तान के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन का कर्ज आर्थिक सहयोग एवं विकास परिषद जैसे संगठनों की तुलना में 2% तक महंगा होता है और कड़ी शर्तें लगने से कर्ज लेने वाले देश के लिए गले की फांस बन जाता है।
खुद को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने नाक रगड़ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर और कश्मीरियों का राग छेड़ा। पिछले कुछ समय से ये बातें चल रही हैं कि बैक चैनल कूटनीति के जरिए कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की योजना बनाई गई थी, जिस पर पीओके की असेंबली में शहबाज शरीफ ने मुहर लगाई और कहा कि ऐसी किसी कोशिश को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल ही नहीं सकता। ये बात अभी कमरे में बाज लोगों ने की मेरे साथ कि 20 साल प्लेबिसाइड कश्मीर में मौखर कर दिया जाए। इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है? इससे बड़ा कश्मीरियों के साथ जुल्म और क्या हो सकता है? इस दौरान शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को एटम बम की गीदड़ भभकी दी और कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोकने की पाकिस्तान के पास ताकत है। उत्तराखंड में स्कूली बच्चों को महीने में एक दिन बिना बैग लिए स्कूल आना होगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने छात्रों के हित में ये फैसला लिया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस पहल से बच्चे हल्का महसूस करेंगे और उनका मानसिक विकास होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर सरकार को धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी नेताओं में मुसलमानों को ज्यादा परेशान करने की होड़ लगी है। देश में नफरत फैलाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा हमने किसी पर अपनी आस्था नहीं थोपी। जब तक राम कृष्ण और शिव में आस्था है भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यूपी में G20 समिट के चलते लखनऊ कमिश्नरेट ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी दी जाएगी। वहीं दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर हैरान करने वाली तस्वीरें आज सामने आई। एक बार फिर से ये चुनाव टल गया और एक महीने में तीसरी बार मेयर चुनने की कोशिश नाकाम रही। आज भी दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव नहीं हो सका और तीसरी बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन में हुए हंगामे के वीडियो में आम आदमी पार्टी के पार्षद बैठे हुए दिखाई दिए और बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी के पार्षदों के सामने हाथ जोड़ जोड़कर नारेबाजी करते रहे। दरअसल एमसीडी की बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर ने ऐलान किया कि मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे। इसे गैर संवैधानिक बताते हुए आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। वहीं बीजेपी की तरफ से नारे लगाए जाने लगे। विरोध बढ़ता देख सदन को स्थगित कर दिया गया। फिर भी हमारे पार्षद एकदम शांत बैठे रहे सदन में। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। वो कहते रहे वोट कराओ, वोटिंग कराओ। उसके बावजूद उनको लगा जब आम आदमी पार्टी के पार्षद इस पे भी शोर नहीं मचा रहे, इस पे भी ये सदन चलने दे रहे हैं कि मेयर कराओ, तो इससे तो आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा। तो उन्होंने पहले सदन भंग कर दिया हंगामा करके। सदन दोबारा शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर ने एक और ऐलान किया कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव एक साथ होगा। इसे भी आम आदमी पार्टी ने नियमों के खिलाफ बताया और विरोध किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इसके बावजूद मेयर का चुनाव कराने को राजी थे, लेकिन बीजेपी पार्षदों ने बेवजह हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। अब आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है। जब ये असंवैधानिक काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गुंडागिरी खुलेआम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी खुद मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाह रही है। इसके लिए दो लोगों के पास है जवाब, या तो भगवान भविष्यवक्ता या फिर अरविंद केजरीवाल। जिस दिन अरविंद केजरीवाल तय करेंगे कि भाई आज की मीटिंग में मेयर इत्यादि सब चुने जाने चाहिए, उस दिन हो जाएगा ये। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों को खरीदने की कोशिश का आरोप भी लगाया, जिसे आम आदमी पार्टी ने बेबुनियाद बताया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय नौसेना ने नया कीर्तिमान रचा है। आज नौसेना के पायलट्स ने INS विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सफल लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया है। इसे LCA नेवी के तौर पर भी जाना जाता है। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ स्वदेशी विमान वाहक को डिजाइन, विकसित, निर्माण और संचालित करने की भारत की क्षमता को दर्शाता है।
बांग्लादेश में एक बार फिर मंदिरों पर हमला किया गया और उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले में 14 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। अधिकारियों ने इस हमले को सुनियोजित बताया। घटना 4 फरवरी की देर रात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ठाकुरगांव जिले के कई गांवों में मूर्तियों को तोड़ा गया। ठाकुरगांव के डिप्टी कमिश्नर महबूबुर रहमान की माने तो ऐसा इलाके में शांति और सद्भावना बिगाड़ने के लिए साजिश के तहत किया गया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों ने 14 मंदिरों की करीब 27 मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की। इनमें से ज्यादातर मंदिर सड़कों के किनारे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय हिंदू नेता शासन से दोषियों को पकड़ने की मांग की है। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले साल दशहरा के समय झेनेदा में काली मंदिर में भीड़ ने हमला किया था। वहां भी मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं साल 2021 में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। तब हुई हिंसा में कम से कम 6 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगलों में लगी आग किसी भयावह आपदा में बदल चुकी है, जिसकी चपेट में आकर अब तक 20 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। जबरदस्त गर्मी और तेज हवाओं की वजह से भड़की ये आग अब तक सेंट्रल चिली के 3 प्रांतों को चपेट में ले चुकी है, जिसकी तस्वीरें डराने वाली थी। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में वहां के जंगल सुलगते नजर आए। कई मीटर ऊंची लपटों ने बड़े बड़े पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया और पूरा इलाका धुएं के गुबार में लिपटा नजर आया। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और विमान भी तैनात किए गए, जो लपटों के ऊपर पानी की बौछार करते दिखे। हालांकि बेकाबू आग के सामने उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती नजर आई। आग ने रिहायशी इलाकों में भी भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भी हालात का जायजा लेने पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उन्हें मदद का भरोसा दिया। Y en eso sepan que cuentan con todo nuestro apoyo. Vamos a movilizar todos los recursos que sean necesarios para ellos. Todos juntos vamos a salir adelante. जंगल में लगी ये आग चिली के इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक बताई जा रही है, जो अब तक करीब 2,70,000 एकड़ इलाके को जलाकर राख कर चुकी है। भारतीय अमीरों का नया पता बनकर दुबई उभरा है। जिनके पास बेशुमार दौलत है, वो लग्जरी लाइफस्टाइल की चाहत में दुबई को नया ठिकाना बना रहे हैं, जिनमें ज्यादातर कारोबारी और उद्यमी हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारतीयों ने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट से 16 बिलियन दिरहम यानी 35,500 करोड़ की खरीदारी की। 2022 में दुबई में घर खरीदने वालों में 40% भारतीय थे और इससे 1 साल पहले यानी 2021 में भारतीयों ने दुबई में घर लेने के लिए 2022 से करीब आधी रकम 9 बिलियन दिरहम खर्ची थी। बताया गया कि दुबई में एक घर की कीमत 3 करोड़ 60 लाख रुपए से 3 करोड़ 80 लाख रुपए के बीच है। दुबई के लिए भारत के लोगों की इस प्रेम की बड़ी वजह वहां की पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी है। इसके अलावा शहर का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को भाता है और यहाँ कई इंटरनेशनल स्कूल होने की वजह से भी दुबई भारतीयों की पहली पसंद बन गया है। अगरतला में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर मिले होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पूर्व की सरकार में गरीबों को अनाज नहीं मिलता था। 50 साल तक शासन किया। मध्य प्रदेश की शराब पॉलिसी को लेकर उमा भारती के तेवर तल्ख हैं। उमा भारती ने कहा, मैं शिवराज सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन शराब मेरी दुश्मन है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर शराब पीकर हथियार लहराने वाले सभी 5 लड़के पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। यूपी के बाराबंकी में 63 साल के एक दूल्हे ने 24 साल की लड़की से शादी कर ली। इस अनोखी शादी के सोशल मीडिया पर जमकर चर्चे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम ने फिर करवट ली है। मनाली में बर्फबारी फिर शुरू हो गई है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। जाति पर मोहन भागवत के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। मुंबई में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि जात पात का सिस्टम भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाया था।
और इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या मोहन भागवत जाति व्यवस्था के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तब भागवत के बयान पर आरएसएस को सफाई देनी पड़ी। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बयान जारी कर कहा कि भागवत के बयान में पंडितों का मतलब है विद्वान। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। रविवार को मुंबई में संत रोहिदास जयंती पर एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जिस वर्ण व्यवस्था में हिंदू समाज बटा है, दरअसल वो भगवान ने नहीं पंडितों की बनाई हुई है, जो कि गलत है। सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। लेकिन सवाल उठता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को जाति व्यवस्था पर बयान क्यों देना पड़ा। इसके पीछे है रामचरितमानस का विवाद। भले ही सामाजिक तौर पर फिलहाल इसका ज्यादा असर ना दिखे, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसके बड़े मायने हैं। तभी तो भागवत के बयान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया। भागवत के बयान को लपकते हुए मौर्य ने ट्वीट किया, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि पहली बार मोहन भागवत ने सही बात कही है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, तो जब इन सब के बाप ने बोल दिया, यानी आरएसएस चीफ, ये सबके नेता चाहे साधु संत हो, सब इनके काबू में। उधर आरजेडी ने मोहन भागवत के बयान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सबसे पहले तो वो बीजेपी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, इनको ये ज्ञान देना चाहिए जो पार्लियामेंट में अपने कैबिनेट मंत्री का परिचय जाति बताकर करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के पंडितों को जात पात के लिए जिम्मेदार बताने पर कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मुस्लिमों के बाद अब बीजेपी के निशाने पर देश का ब्राह्मण समाज है। उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी देश में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी और उनके शाखाओं का टारगेट बना हुआ है। मोहन भागवत जी, इस देश में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों पर देश को बांटना बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी हिंदू मुसलमान पर देश को बांटती है, अब ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण पर बांटती है। मोहन भागवत के बयान पर यूपी में बीजेपी का पिछड़े समाज का चेहरा और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सरसम चालक जी के किसी बयान पर टिप्पणी करो यह उचित नहीं। लेकिन राजस्थान के अलवर से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया और कहा कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था नहीं थी। सनातन में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि कोई जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था लोगों ने अपने अपने कार्य के मुताबिक, समय के मुताबिक लोगों ने व्यवस्थित की है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बीजेपी को घेरा। समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है? आपके लोग कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये बात आप अपने लोगों को जो सत्ता पे बैठे उनको समझाइए। वहीं रामचरितमानस के पन्ने जलाने के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। दोनों आरोपियों के नाम है सलीम हसन और सतेंद्र कुशवाहा। लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर में रामचरितमानस के विवादित पन्नों को फाड़कर जलाया गया था। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 से ज्यादा लोगों पर आरोप लगा था। पुलिस ने 5 लोगों को 5 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया था। सभी लखनऊ की जेल में बंद हैं। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की 10 धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद सलीम हसन और सतेंद्र कुशवाहा पर रासुका लगाया गया है। समाज में कोई वैमनस्यता की कोई पैदा करने की कोशिश करता है, उसमें पुलिस की कार्रवाई होगी। वो तो एक सामान्य कार्रवाई है, जो गलत करेगा कानून के खिलाफ। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को लेकर ताजा बयान दिया है। अखिलेश ने रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है।
अखिलेश यादव ने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन उनका ये बयान शायद स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव माना जा सकता है। शायद इसीलिए उन्होंने लगे हाथों बीजेपी से शूद्र की परिभाषा पूछ डाली। बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो, तो कम से कम ये बताएं कि शूद्र कौन होता है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कस दिया। योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं, उन्हें तो सब वचन याद होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। अखिलेश ने पिछले बयान में भी सीएम योगी को विवादित चौपाई को सदन में बोलने की चुनौती दी थी। अमेरिका में भारतीय कंपनी की बनाई एक आई ड्रॉप पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इस आई ड्रॉप के इस्तेमाल से अमेरिका में कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस आई ड्रॉप का नाम है एजरी केयर्स आर्टिफिशियल टीयर्स। अमेरिकी दवा नियामक यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप है कि एजरी केयर्स के इस्तेमाल से अमेरिका में 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। आरोप है कि आई ड्रॉप से अमेरिका में 55 से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं। यही नहीं, इनमें से अमेरिका में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। एजरी केयर्स आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल आंखों में जलन या ड्राइनेस होने पर किया जाता है। इस आई ड्रॉप को चेन्नई की ग्लोबल फार्मा लिमिटेड कंपनी बनाती है। आरोपों के बाद कंपनी ने अमेरिका भेजे आई ड्रॉप्स वापस मंगा लिए हैं। आशंका है कि आई ड्रॉप एजरी केयर्स स्यूडोमोनास एरोगिनोसा बैक्टीरिया से दूषित हो गया है, जिसकी वजह से अमेरिका के 12 राज्यों में इन्फेक्शन फैल गया है। इस बैक्टीरिया से इंसान के खून, फेफड़े और दूसरे अंग संक्रमित हो सकते हैं। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया पानी और मिट्टी में भी फैल सकता है। सूत्रों के मुताबिक ग्लोबल फार्मा लिमिटेड कंपनी की आई ड्रॉप भारत में नहीं बेची जा रही। अमेरिका के आरोप के बाद केंद्र की टीम ने चेन्नई में मौजूद कंपनी के प्लांट की जांच भी की है। वहीं टर्की में भूकंप से हुई तबाही का ड्रोन वीडियो सामने आया है। ड्रोन वीडियो में चारों तरफ इमारतों का मलबा फैला दिखा। साल 1999 के बाद ये टर्की में आया सबसे भीषण भूकंप है। यूक्रेन में लेपर्ड टैंक आग उगलेगा। कनाडा ने रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को लेपर्ड टैंक दिया है, जो पोलैंड पहुंच गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के एथलीटों को ओलंपिक से बाहर करने की अपील की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में साल 2024 में ओलंपिक खेल होने हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। जासूसी गुब्बारा मार गिराने से भड़के चीन ने अमेरिका पर अंधाधुंध बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। उत्तरी ग्रीस के कई शहरों को बर्फ ने ढक लिया है। भारी बर्फबारी के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। यहाँ संसद के दोनों सदनों में आज भी अडानी के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। सदन में विपक्ष अडानी मामले पर तुरंत चर्चा कराने और जेपीसी बनाने की मांग पर अड़ा रहा, जिसके कारण लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य अडानी मामले पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। हालांकि सरकार पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराने पर जोर देती दिखी। माननीय सदस्यगण, कुछ संसद की गरिमा बनाए रखा। ये संसद है। प्रश्नकाल 41। स्पीकर की हिदायत के बाद भी विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। इस बीच स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों को भरोसा दिया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। देश की जनता आपको देख रही है, उनके बुनियादी सवालों पर बात करो, चर्चा करो। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा चर्चा और संवाद पर, हर मुद्दे पर। जब स्पीकर की किसी अपील और किसी दलील का असर नहीं पड़ा, सदन में हंगामा जारी रहा, तो उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और लोकसभा की कार्यवाही जब 2 बजे फिर से शुरू हुई, तब भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना भी दिया, जिसमें कई बड़े नेता मौजूद रहे। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हुए इस प्रदर्शन से ही साफ हो गया था कि विपक्ष आज संसद की कार्यवाही नहीं चलने देगा। 16 से लेकर 17 राजनीतिक दल यहाँ मौजूद हैं, जो इस बात को लेकर सहमत हैं कि किसी भी कीमत पे आज सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है। डर रही है क्योंकि वो चाहती है कि
ये भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए, चर्चा नहीं होना चाहिए, इसको किसी ढंग से अवॉइड करना चाहते हैं और वो रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहते। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। एवरी डे वी आर टेकिंग स्टॉक, क्योंकि हर पार्टी के लोगों को हम रोज इकट्ठा करके एक होकर यूनाइटेडली फाइट करते हैं। संसद में जारी हंगामे के बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बयान जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से गरीबों की कीमत पर उनके अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचा है। दरअसल अडानी से जुड़ा विवाद सामने आने के बाद से सरकार और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष अडानी के मामले पर चर्चा और जेपीसी बनाने की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार परंपरा का हवाला देकर पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराना चाहती है। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, ये परंपरा है कि हम उनको धन्यवाद देते हैं संसद के द्वारा, तो इस परंपरा को नहीं तोड़े तो बेहतर है। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं। सरकार और बीजेपी का तर्क है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी विपक्ष अपनी बात रख सकता है। अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला, जो उठाना हो आप उठाइए ना। आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस हो तो डिबेट में भाग लेकर अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हाउस को उन्होंने एडजर्न करा दिया। और इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि अडानी के पीछे कौन है। पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पर डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो।